जैन साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम प्रतियोगिता दर्पण हिंदी मासिक के अक्टूबर माह के सार संग्रह के प्रश्न और उनके उत्तर देखेंगे। ये जो प्रश्न हैं सार संग्रह के आगामी परीक्षाओं को लेकर अत्यंत ही इम्पोर्टेंट हैं और इनसे परीक्षा में सवाल सीधे पूछे जाते हैं। मेरा खुद का अनुभव रहा है कि जो सार संग्रह के प्रश्न हैं, जो विगत परीक्षाएं हैं उनको लेकर बनाए जाते हैं और आगामी परीक्षाओं को लेकर ये अत्यंत ही इम्पोर्टेंट हैं। जैसे स्टेट पीएससी है, एसएससी है, इत्यादि को लेकर ये सवाल या प्रश्न जो है अत्यंत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए साथियों, देखते हैं हम सार संग्रह में पूछे गए प्रश्न और उनके उत्तर। साथियों, ये है प्रतियोगिता दर्पण सार संग्रह अक्टूबर माह का। इसमें सबसे पहले दिया गया है भारतीय इतिहास और संस्कृत विषय के प्रश्न और उनके उत्तर। पहला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में किसने पाषाणकालीन बस्तियों की खोज की थी? साथ ही इसका सही उत्तर है रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने। अगला प्रश्न है, मानव के साथ कुत्ते को दफनाने तथा गर्तावास, जिसका अर्थ होता है गड्ढों वाला घर, के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो इसका सही उत्तर है नौपाषाणिक स्थल बुर्ज होम से, और बुर्ज होम जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न है, शेरशाह द्वारा बिहार के सासाराम में निर्मित मकबरा का वास्तुकार कौन था? तो सासाराम की जो मकबरा है इसके वास्तुकार मीर मोहम्मद अली बान खान थे। अगला प्रश्न है, यह मकबरा हाजी बेगम ने फारसी वास्तुकार मलिक मिर्जा गियास की देखरेख में बनवाया। इसकी पद्धति 4 बाग पर आधारित है और यह इस पद्धति में बनने वाला प्रथम स्थापत्य स्मारक है। यह कथन जो है किस मुगलकालीन मकबरे के संबंध में सही है? इसका सही उत्तर है हुमायूं का मकबरा। तो हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो हाजी बेगम ने बनवाया था। इसके वास्तुकार कौन थे? इसके वास्तुकार थे मलिक मिर्जा गियास जी। अगला प्रश्न है, यह मस्जिद आगरा में है और इसका निर्माण शाहजहां के काल में उसकी पुत्री जहांआरा ने करवाया था और यह जो है सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। इसका सही उत्तर है आगरा की मोती मस्जिद। ये कहाँ स्थित है? आगरा में है और शाहजहां के काल में बनी है और इसका निर्माण शाहजहां की पुत्री जहांआरा ने करवाया था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध मध्यकालीन मोठ मस्जिद, खिड़की मस्जिद और हजार सितुन मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही उत्तर है क्रमशः मियाँ भुआ, अर्थात जो मोठ मस्जिद है मियाँ भुआ ने बनवाया। ये कौन थे? सिकंदर लोधी के प्रधानमंत्री थे। और जो खिड़की मस्जिद है इसका निर्माण जो है जुना शाह खाने जहाँ ने करवाया था। ये जो है फिरोज शाह तुगलक के समय बनी थी। और जो है हजार सितुन मस्जिद है इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में लोकप्रिय लिंगायत संप्रदाय जो शैव संप्रदाय है की स्थापना 12वीं शताब्दी में किसने की थी? इसका सही उत्तर है वासो ने। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन प्रमुख सूफी संतों में बाबा फरीद, निजामुद्दीन औलिया, नसरुद्दीन चिराग देहलवी तथा गेसुदराज नसरुद्दीन किसके शिष्य थे? तो ये क्रमशः जो हैं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये बाबा फरीद के गुरु थे, और निजामुद्दीन जो हैं बाबा फरीद के शिष्य थे, और नसरुद्दीन चिराग देहलवी ये जो हैं चिराग देहलवी के शिष्य थे। अगला प्रश्न है, सर्वदर्शन संग्रह और साल्वभ्युदय रचना किसने की थी? इसका सही उत्तर है जो दर्शन संग्रह इसकी रचना जो है माधवाचार्य ने की थी, और साल्वभ्युदय की रचना जो है संत राजनाथ ने की थी। साल्वभ्युदय। अगला प्रश्न है, भारत में विक्टोरिया मेमोरियल का वास्तुकार कौन था? इसका सही उत्तर है विलियम इमर्सन।
अगला प्रश्न है 1798 ईस्वी में लॉर्ड बेलीजिले द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर है हैदराबाद के निजाम। इसकी एक ट्रैक है कि बेलीजिले की सहायक हमें तंज ना करो, हमें तंज ना करो, अवध में पेश हो जाओ, तंज ना करो, अवध में पेश हो जाओ। तो सबसे पहले जो है हा से हो गया हैदराबाद, मै से हो गया मैसूर और तंज से हो गया तंजौर, फिर अवध और इसके बाद पेशवा ने जो है सहायक संधि अपनाई थी या स्वीकार की थी। अगला प्रश्न है ब्रिटिश भारत में राज्य क्षय या हड़प नीति या जब्ती सिद्धांत किसके द्वारा लागू की गई थी? तो इसका सही उत्तर है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो है हड़प नीति लागू की गई थी। अगला प्रश्न है किस गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? इसका सही उत्तर है गुरु गोबिंद सिंह ने। अगला प्रश्न है सुगौली की संधि जो 1816 ईस्वी में हुई थी किसकी बीच संपन्न हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के साथ। अगला प्रश्न है वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही उत्तर है लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा राजा राम मोहन राय जी के प्रयासों से। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? इसका सही उत्तर है लॉर्ड पार्मेस्टन। अगला प्रश्न है किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प या पाकिस्तान का प्रस्ताव स्वीकार किया था? इसका सही उत्तर है वर्ष 1940 में। अगला प्रश्न है कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था कहाँ पर हुआ था? इसका सही उत्तर है लाहौर में। अगला प्रश्न है किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जो है 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी? इसका सही उत्तर है 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण। अब प्रश्न आते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान के। इसका पहला प्रश्न है राष्ट्रीय आपातकाल के समय अनुच्छेद 359 जो राष्ट्रपति के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय जाने का अधिकार निलंबित करने का अधिकार देता है, हालांकि इस स्थिति में किन अनुच्छेदों को निलंबित नहीं किया जा सकता? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के प्रावधानों के तहत राज्य में किस आधार पर राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की जा सकती है? इसका सही उत्तर है संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका सही उत्तर है जर्मनी के संविधान से। अगला प्रश्न है भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिली है? इसका सही उत्तर है फ्रांस की क्रांति से। अगला प्रश्न है भारत में किसके निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो हैं शामिल होते हैं? इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति के। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत जनगणना को किस सूची के विषय बनाया गया है? इसका सही उत्तर है संघ सूची का। अगला प्रश्न है संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? इसका सही उत्तर है लोकसभा को। अगला प्रश्न है वर्ष 1983 में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के किस सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधों पर एक 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया था? इसका सही उत्तर है आर एस सरकारिया की अध्यक्षता में।
अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों से को निर्धारित करता है? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 105। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस भाग के तहत अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालीन उपबंधों का उल्लेख किया गया है? इसका सही उत्तर है संविधान के भाग 18 में। अब आते हैं प्रश्न पर्यावरण और जैव विविधता के। इसका पहला प्रश्न है, पर्यावरण जैव विविधता के संबंध में ये प्रजाति एक पारिस्थितिक समुदाय की संरचना को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं कीस्टोन प्रजाति। अगला प्रश्न है, लेंटाना, पार्थेनियम, श्यामबीड और मैक्सिकन डेविल और मेस्काइट आदि कैसी वनस्पति प्रजाति के उदाहरण हैं? इसका सही उत्तर है आक्रामक प्रजातियों के। अगला प्रश्न है, क्या कारण है कि लाल शैवाल हरे शैवाल की तुलना में समुद्र में अधिक गहराई में पनप सकते हैं? इसका कारण है वर्णक फाइकोएरिथ्रिन के कारण। अगला प्रश्न है, पौधे किस क्रिया के कारण प्रकाश का प्रयोग करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड और इसको संयोजित करके ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट और अन्य पोषक तत्वों का उत्पादन करते हैं? इसका सही उत्तर है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा। अगला प्रश्न है, खरगोश व बकरी, शेर और बाज कैसे उपभोक्ताओं के उदाहरण हैं? तो खरगोश जो है और बकरी हैं ये प्राथमिक उपभोक्ता के उदाहरण हैं, और जो शेर वगैरह हैं या बाज वगैरह हैं ये द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता के उदाहरण हैं। अगला है, 16 सितंबर 1987 में आए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किस गैस को पूर्णतः उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए गए थे? इसका सही उत्तर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन या CFC को। अगला प्रश्न है, अंटार्कटिका संधि के लिए पर्यावरणीय सुरक्षा प्रोटोकॉल पर मैड्रिड में कब हस्ताक्षर किए गए थे? इसका सही उत्तर है 4 अक्टूबर 1991 को। अगला प्रश्न है, भारत में प्रमुखतः किन क्षेत्रों में प्रवालभित्तियाँ पाई जाती हैं? इसका सही उत्तर लक्षद्वीप, मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अगला प्रश्न है, समताप मंडल में ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? इसका सही उत्तर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन या CFC। अगला प्रश्न है, किगाली समझौता किससे संबंधित है? तो किगाली समझौता ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की कमी से संबंधित है। अब प्रश्न आते हैं भारत और विश्व के भूगोल के। पहला प्रश्न है, भौगोलिक विचारधाराओं में नवनियतवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है? इसका सही उत्तर है ग्रिफिथ टेलर। अगला प्रश्न है, भारत जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर और 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक फैला हुआ है, यह विस्तार क्या कहलाता है? यह विस्तार जो है अक्षांश व देशांतर विस्तार कहलाता है। अगला प्रश्न है, भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल जो 32 लाख या 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? इसका सही उत्तर है 2.4%। अगला प्रश्न है, किस रेखा को भारत की मानक यामोत्तर रेखा माना गया है? इसका सही उत्तर है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को। अगला प्रश्न है, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या है? तो सबसे पहले बुध आता है, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी और मंगल। अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाला ग्रह का वेग कब अधिकतम होता है? जब सूर्य के समीप होता है। अगला प्रश्न है, श्रीलंका और भारत के बीच कौन सा छोटा समुद्री रास्ता स्थित है? इसका सही उत्तर है पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी। अगला प्रश्न है, सियाल, सीमा और निफे के रूप में
भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? इसका सही उत्तर है स्वेज द्वारा। अगला प्रश्न है भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका सही उत्तर है रीड के द्वारा। अगला प्रश्न है भारत की उत्तरी सीमा किन किन देशों के साथ लगती है? तो उत्तरी सीमा जो है चीन, नेपाल और भूटान के साथ लगती है। साथियों प्रश्न है भारतीय अर्थव्यवस्था के। पहला प्रश्न है इस अर्थव्यवस्था में पूंजीवाद और समाजवाद के बीच की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। इसमें सार्वजनिक और निजी दोनों प्रकार की संस्थाओं का आर्थिक नियंत्रण रहता है। ऐसी अर्थव्यवस्था क्या कहलाती है? तो इसको जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, जो कि हमारे देश में या भारत में अपनाई गई है। अगला प्रश्न है भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान देता है? तो यह जो है सेवा क्षेत्र है, अर्थात तृतीय क्षेत्र है। अगला प्रश्न है मात्रात्मक एवं गुणात्मक विकास को कैसे विकास के रूप में संदर्भित किया जाता है? तो इसे जो है आर्थिक विकास के रूप में संदर्भित किया जाता है। प्रश्न है बंद अर्थव्यवस्था क्या है? तो वह अर्थव्यवस्था जिसमें न तो निर्यात होता है और ना ही आयात होता है, जैसा कि उत्तर कोरिया की अर्थव्यवस्था है। अगला है किसकी गणना करते समय देश के बाहर किसी भी देश के नागरिकों द्वारा उत्पन्न आय को ध्यान में नहीं रखा जाता है? इसका सही उत्तर है जीडीपी। अगला प्रश्न है जिस मुद्रा में भुगतान करने पर लेनदार कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता, उसे कहते हैं विधिग्राह्य मुद्रा। अगला प्रश्न है भारत में वस्तु एवं सेवा कर अर्थात जीएसटी परिषद की होने वाली बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता जो है वित्त मंत्री महोदय करते हैं। अगला प्रश्न है भारत में मौद्रिक नीति के निर्धारण में किस सूचकांक का प्रयोग किया जाता है? जो कि एक निश्चित समय अवधि में उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में बदलाव को दर्शाने वाला मापक है। यह जो है मापक है सीपीआई अर्थात खुदरा मूल्य सूचकांक। अगला प्रश्न है प्रायः भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो इसका सही उत्तर है मौद्रिक नीति का। अगला प्रश्न है भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अर्थात प्लान इकोनॉमी ऑफ फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं सर एम विश्वेश्वरैया जी। साथियों प्रश्न आते हैं विज्ञान और तकनीक के। पहला प्रश्न है चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है हिप्पोक्रेटस की। इसको जो है चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में सवाल का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है वर्गीकरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो जो कैरोलस वीनियस हैं इनको जो है वर्गीकरण के जनक के रूप में जाना जाता है। प्रश्न है राइजोबियम, एजोला, एजोस्पिरिलम और लोपोफेरम, माइकोराजा आदि किसके उदाहरण हैं? ये सब जैव उर्वरक के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से अलग करती है? तो इसका सही उत्तर है सेंट्रियोल। अगला प्रश्न है किसी प्राकृतिक वातावरण में मौजूद रोगाणुओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसको जो है मेटाजेनोमिक्स कहा जाता है। अगला प्रश्न है परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अगला प्रश्न है यह इंजीनियरिंग का एक क्षेत्र है जो मानव प्रत्यारोपण के लिए अंगों सहित नई जो टेक्नोलॉजी है, प्रौद्योगिकी है को डिजाइन करने के लिए जैविक सिद्धांतों को लागू करता है, क्या कहलाता है? इसको जो है बायोनिक्स इंजीनियरिंग कहते हैं। अगला प्रश्न है अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी? तो अल्फा और बीटा किरणों की खोज जो है रदरफोर्ड ने की थी। अगला प्रश्न है बायोफिल्टरेशन और जैव प्रौद्योगिकी में प्रयोग होने वाली प्रदूषण नियंत्रण तकनीक इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो है बायोरिएक्टर का उपयोग किया जाता है। अब प्रश्न आते हैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के। ये प्रश्न जो है सीटेट और यूपी टेट, एमपी टेट इत्यादि जो राज्य स्तरीय टेट परीक्षाएं उनके लिए अत्यंत उपयोगी हैं। प्रश्न है डिस्ग्राफिया संबंधी विकार किससे संबंधित है?
तो ये एक तांत्रिकी विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई हो। अगला प्रश्न है, प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे त्वरण या गतिवर्धन कहते हैं। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है? ये जो है कथन है लियो वाइगोत्स्की का। अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क को किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए? इसका सही उत्तर है पारंपरिक स्तर। अगला प्रश्न है, अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? इसका मुख्य लक्ष्य जो है विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो? तो इसका सही उत्तर है 7 वर्ष के। अगला प्रश्न है, कैरल गिलिगन ने जो है कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है, तो नारीवादी दृष्टिकोण की। अगला प्रश्न है, अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है? तो ये जो है आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर बल देता है। अगला प्रश्न है, बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए कौन सा प्रभावी तरीका है? इसका सही उत्तर है उन्हें बुद्धिमंथन करने और सहज अनुमान लगाने का अवसर देना। अगला प्रश्न है, संगठन, वर्गीकरण, वैचारिकता और गैर प्रासंगिकरण में कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है? इसका सही उत्तर है गैर प्रासंगिकरण। अगला प्रश्न है संप्रेषण और संचार के। तो इसका पहला प्रश्न है, कौन सा एक संदर्भ प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच संबंध को दर्शाता है? तो इसका सही उत्तर है सामाजिक। अगला प्रश्न है, अभिनेता का आशय अपने निर्णयों के प्रति आवश्यकता से अधिक आशावान होना कहलाता है, तो आत्मविश्वास। अगला प्रश्न है, निर्णय लेने के किस उपागम में पारंपरिक साधनों का उपयोग करके समस्या को हल करना शामिल है? तो इसका सही उत्तर है नियमित उपागम में। अगला प्रश्न है, समूह निर्णय लेने में डेल्फी तकनीक की मुख्य विशेषता क्या है? इसकी मुख्य विशेषता है लिखित संचार। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक सूचना पर स्थिर रहने की प्रवृत्ति कहलाती है, ये कहलाती एकरिंग पूर्वाग्रह। अगला प्रश्न है, सुनने की प्रक्रिया में निहित होते हैं, तो इसमें 5 चैनल निहित होते हैं। अगला प्रश्न है, 2 चित्रीय तकनीकें जो सांकेतिक आंकड़ों के निरूपण के लिए प्रयुक्त की जाती हैं क्या कहलाती हैं? तो ये दंड चित्र और पाई चित्र कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, निर्णय लेना प्रक्रिया के रूप में होता है समस्या की। अगला प्रश्न है, संदेश का कितना प्रतिशत अशाब्दिक रूप से प्रत्यक्षीकृत किया जाता है? इसका सही उत्तर है 55%। अगला प्रश्न है, कौन सा एक ड्रेस कोड संचार का उदाहरण है? इसका सही उत्तर है अशाब्दिक। अगले प्रश्न आते हैं खेलकूद के। तो पहला है, बिशप शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये जो है शतरंज से संबंधित है। जो ड्यूस शब्द है किससे संबंधित है? तो ड्यूस शब्द लॉन टेनिस से संबंधित है। गोल किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो ये जो मेजर ध्यानचंद्र की आत्मकथा है, और मेजर ध्यानचंद्र जो है हॉकी खिलाड़ी थे। अगला प्रश्न है, वह प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी जिन्होंने अपनी आत्मकथा गोल्डन हैट्रिक के नाम से लिखी है, इनका नाम है बलबीर सिंह। अगला प्रश्न है, आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो जो आइस हॉकी है कनाडा का राष्ट्रीय खेल है। अमेरिका का राष्ट्रीय मनोरंजन खेल किसको कहा जाता है? तो बेसबॉल को कहा जाता है। गोल्डन गर्ल एवं उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है? तो पीटी ऊषा को जाना जाता है। सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, नारायण कार्तिकेयन और विजय हरारे में से कौन पेशेवर क्रिकेटर नहीं है? तो इसका सही उत्तर है नारायण कार्तिकेयन, ये जो है कार ड्राइवर हैं। अगला प्रश्न है, फुटबॉल में गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? तो फुटबॉल में गोल पोस्ट की चौड़ाई जो है 7.32 मीटर होती है। ये प्रश्न अगला प्रश्न है, मैराथन दौड़ में कितनी दूरी दौड़ना होता है?
तो इसका सही उत्तर है 42.195 किलोमीटर। साथियों प्रश्न आते हैं कंप्यूटर ज्ञान के। तो कंप्यूटर ज्ञान का पहला प्रश्न है इम्यूटिंग, प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग, अंडरस्टैंडिंग में कंप्यूटर कौन सा कार्य नहीं करता है। तो कंप्यूटर जो है अंडरस्टैंडिंग का काम नहीं करता है। अगला प्रश्न है माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। अगला है कंप्यूटर की इकाइयों जैसे टेराबाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट और गीगाबाइट में सबसे बड़े से छोटे क्रम में सही क्रम क्या है। तो बड़े से सबसे छोटे क्रम में सही क्रम है टेराबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट और किलोबाइट्स। अगला प्रश्न है ब्राउज़र, लिंक, प्रिंटर और सर्च इंजन में कौन सा इंटरनेट संबंधी पद नहीं है। तो इसका सही उत्तर है प्रिंटर। अगला प्रश्न है कंप्यूटर के डाटा का सीपीयू से परत यंत्रों को अंतरण किसके माध्यम से किया जाता है। कंप्यूटर के डाटा का सीपीयू से परत यंत्रों को अंतरण किसके द्वारा किया जाता है। तो कंप्यूटर पार्ट्स के द्वारा। अगला प्रश्न है एक ही समय पर दोनों दिशाओं में डाटा भेजने के लिए कौन सी डाटा संचार विधि प्रयुक्त की जाती है। तो इसका सही उत्तर है फुल डुप्लेक्स। अगला प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है किसका है। ये जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। अगला प्रश्न है संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर क्षेत्र में किया जाता है उसे जो है वाइड एरिया नेटवर्क या WAN कहा जाता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार की डिवाइस है। तो ये जो है आउटपुट डिवाइस है। कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं। तो इसको जो है रोम कहा जाता है अर्थात रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। अब प्रश्न आते हैं कृषि से संबंधित। तो पहला प्रश्न है डॉक्टर VR कुरियन किस क्षेत्र से संबंधित हैं। तो ये जो है डेयरी उत्पादन से संबंधित हैं और इनको जो है जो क्या कहते हैं डेयरी उत्पादन का जो है जनक कहा जाता है या कहें जो दुग्ध क्रांति है उसका जनक इन्हें कहा जाता है। अगला प्रश्न है मुर्गी, गाय और भैंस में किसका शरीर तापमान सर्वाधिक होता है। तो सबसे अधिक तापमान जो है मुर्गी का होता है। अगला प्रश्न है ऐसी मृदा जिसमें सोडियम विनिमय प्रतिशतता में 15 से कम हो उसे कौन सी मृदा कहते हैं। तो उसे लवणी मृदा कहते हैं। अगला है बकरी की वयस्क मादा को किस नाम से जाना जाता है। तो उसको जो है डो नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है पशु में होने वाले खुरपका, मुंहपका, चेचक, पशु प्लेग आदि किसके कारण होते हैं। तो ये जो है सब विषाणु या वायरस के कारण होते हैं। अगला प्रश्न है पाथरेला किस फसल में लगने वाला कीट है। तो ये जो है गन्ने का कीट है। अगला प्रश्न है पूर्वोत्तर भारत में जो स्थानांतरित कृषि या झूम कृषि होती है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो झूम खेती के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये जो करनाल में स्थित है। अगला प्रश्न है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये लखनऊ में स्थित है। अगला है भारतवर्ष में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी। तो जो है पांडिचेरी में की गई थी। अब आते हैं प्रश्न विविध के। तो विविध का पहला प्रश्न है भारत की पहली महिला सांसद होने का गौरव किसे प्राप्त है। तो ये जो राधाबाई सुब्रायन को प्राप्त है। अगला प्रश्न है भारत में साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन सी थी। तो ये जो है अमृता प्रीतम थी। अगला प्रश्न है विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन था। तो ये जो है प्रकाश पादुकोण जी थे जिन्होंने जो कांस्य पदक 1983 में जीता था। अगला प्रश्न है भारत में सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है। तो ये जो है मैरीना बीच है जो कि चेन्नई में है। प्रश्न है विश्व में नदी का सबसे बड़ा मुहाना कौन सा है या कहें विश्व में किस नदी का सबसे बड़ा मुहाना है। तो ओब नदी जो कि रूस में बहती है। अगला प्रश्न है समान वायु दबाव वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं। तो इनको जो है समदाब रेखाएं कहा जाता है। प्रश्न है क्रेमलिन किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है। तो ये जो है रूस का राष्ट्रीय स्मारक है। अगला है मेन रहीम रेखा जो है किन देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। तो ये जो है रूस और फिनलैंड के बीच है। अगला प्रश्न है चांद और तारा किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है। तो ये जो है तुर्की देश का राष्ट्रीय चिन्ह है।
सार संग्रह का अंतिम प्रश्न है, सिन्हुआ, क्यूडो, अंतारा और मेना किन देशों की समाचार एजेंसियां हैं? तो ये जो हैं चीन, जापान, इंडोनेशिया और मिस्र की क्रमशः समाचार एजेंसियां हैं। अर्थात सिन्हुआ जो है चीन की, क्यूडो जापान की, अंतरा इंडोनेशिया की और मेना जो है मिस्र देश की समाचार एजेंसी हैं। तो साथ इस प्रकार से अक्टूबर माह के सार संग्रह के प्रश्न पूरे होते हैं। मुझे विश्वास है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। धन्यवाद।